रिकर्शन के कुछ और पहलुओं पे भी बात करते हैं आज। सबसे पहले दो टाइप के रिकर्शन होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट रिकर्शन वो होते हैं जो अभी तक आपने देखे, जो मैंने अभी तक को बताया, यानी कि एक फंक्शन जो अपने आप को कॉल करता है बार बार और उसकी एक बेस कंडीशन होती है, उसे हम डायरेक्ट रिकर्शन कहते हैं। जबकि इनडायरेक्ट रिकर्शन क्या होता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है एफ और जी, तो एफ जी को कॉल करेगा, फिर जी एफ को कॉल करेगा। अब ये कॉलिंग में काफी एरर्स भी आ सकते हैं, खासतौर पे आपके इनडायरेक्ट रिकर्शन में। तो उसमें जो एरर आ सकती हैं वो इस प्रकार की हैं कि आपके कंपाइलर एरर आ सकता है, और प्रॉब्लम्स जो कि मैं इस एग्जांपल के तौर पे बताता हूं आपको। आप देखिएगा कि हमारे पास एक फंक्शन है जो जी, ये फंक्शन है, इसका कोड यहां लिखा हुआ है, ये ब्लॉक है और ये एफ को कॉल कर रहा है। इसी तरीके से एफ जो है वो जी को कॉल कर रहा है। अब जब एफ जी को कॉल कर रहा है तो एफ को कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि जी यहां पर ऑलरेडी इसके ऊपर डिफाइंड है। लेकिन मान लीजिए मैं इस यहां पर इसको भी कोई दिक्कत नहीं, जी को भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एफ यहां पर आपका है, एफ यहां कॉल कर रहा है। लेकिन बात यह आती है कि अगर मान लीजिए मैं लाइन हटा दूं, एफ को डिक्लेयर ही ना करूं और जी एफ को कॉल करने लगे, तो एफ तो कहीं है ही नहीं, एफ तो इसके बाद आ रहा है, एफ तो यहां से शुरू हो रहा है, एफ की कोई प्रोटोटाइप डेफिनेशन तो है नहीं। तो ये सारी जो एरर्स है ये आती है खासतौर पे इनडायरेक्ट रिकर्शन में। तो दो शब्द और जुड़ गए इसमें। अगर हम डायरेक्ट रिकर्शन की बात करें तो आपका एक हेड रिकर्शन आता है, एक टेल रिकर्शन आता है। हेड रिकर्शन, टेल रिकर्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये जो रिकर्शन या रिकर्सिव कॉल्स, जो रिकर्शन मतलब रिकर्सिव कॉल ही हुई, अगर एकदम स्टार्ट में होती है तो हम उसे कहते हैं कि ये हेड रिकर्शन है, और ये अगर एंड में होती है तो हम इसे टेल रिकर्शन कहते हैं। और दूसरी चीज ये कि बहुत सारी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे हम फंक्शनल लैंग्वेज कहते हैं। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो फंक्शनल लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है, वो रिकर्शन से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती है। और मैं ये तक बताऊंगा आपको कि कई जो है इसमें लैंग्वेज, उनके पास तो लूप्स ही नहीं होते हैं, जैसे कि एमएल है, इसका भी वेरिएंट आपके पास OCaml है, लिस्प है, स्कीम है, हैस्कर है और गोफर है। ये सारे के सारे इसमें तो लूप्स ही नहीं। ये सारे के सारे किससे काम करते हैं? ये फंक्शन के तौर पे काम करते हैं, फंक्शन ये रिकर्शन के तौर पे काम करते हैं। रिकर्शन चाहिए इनको, रिकर्शन से काम करते हैं, ये तो इसकी जरूरत ही नहीं है इनको लूप की। क्यों नहीं है उसका भी मैं अभी आपको बताता हूं, लेकिन पहले ये समझ लीजिए जिन लैंग्वेजेस के बारे में बता रहा हूं, चाहे वो एमएल हो चाहे वो लिस्प हो, ये एमएल इंडस्ट्री में यूज होती है, लिस्प ईमैक्स एडिटर में यूज होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये कोई अलहदा लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज है जो आज भी यूज हो रही है, बहुत यूज हो रही है। अब देखिएगा, फंक्शनल लैंग्वेजेस मेक फंक्शंस मच मोर सेंट्रल देन प्रोसीजर वंस। ये जो फंक्शनल लैंग्वेज है, इनका मतलब ये होता है कि ये फंक्शन को तरजीह देती है, ना कि वो लैंग्वेज जो प्रोसीजर पे ध्यान देती है। यानी कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट अ फंक्शन दैट टेक्स अनदर फंक्शन एज अ आर्गुमेंट। तो बहुत इसमें तो जो फंक्शनल लैंग्वेज है उसमें क्या करेंगे आप, एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जिसमें दूसरे फंक्शन को पास करेंगे। यानी कि एग्जांपल देखिएगा, एक फंक्शन जी जो एरे और लिस्ट पे काम करता है, वो एफ इट गेट पास अनदर फंक्शन एफ एज एन आर्गुमेंट। वो एफ के तौर पे जी चला जाता है आर्गुमेंट के तौर पे, एंड व्हाट इट डज, इट अप्लाई एफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एरे लिस्ट। एफ जो है वो पूरे लिस्ट को पे अप्लाई होता है। तो ये जो ऑपरेशन है जैसे मैंने आपको बताया, इसको आप मैप कहते हैं, इसको मैप कहते हैं। फिर से समझिएगा, एक जी फंक्शन है, ये जो जी फंक्शन है किस पे ऑपरेट कर रहा है? जी फंक्शन ऑपरेट कर रहा है एरे और लिस्ट पे, और एंड गेट्स पास्ड अनदर फंक्शन एफ एज एन आर्गुमेंट। ये जी क्या करता है कि यहां पर एफ को पास करता है, जो एफ किस पे काम करेगा? इस एरे और लिस्ट पे। तो इस टाइप की जो फंक्शन है, यू कैन हैव अ फंक्शन दैट टर्न्स इट
ईच एंट्री ऑफ एन एरे इनटू अ स्ट्रिंग। एक एग्जांपल ये भी हो सकता है। तो ये G जो F को पास कर रहा है एज आर्गुमेंट और F एरे और लिस्ट पे काम कर रहा है, तो ये जो चीज हम कहते हैं जिसमें ये F हर एक मेम्ब्रान को भी चेंज कर सकता है, उसे हम मैप कहते हैं। दूसरा एक एग्जांपल देखिए, या कॉमन जो चीजें होती है वो देखिए इसमें। Another common thing is to have a function h. H function है that applies some other function to compute a single output from an entire array list. एक h function है, वो क्या करता है, अपने ब्लॉक के अंदर एक और फंक्शन का यूज करता है। तो मान लीजिए k फंक्शन है, और वो k फंक्शन जो है क्या कर रहा है कि ये आपका पूरा सम कर दे रहा है, मान लीजिए सिंगल आउटपुट सम कर दे रहा है ये array और लिस्ट को, और ये ऐड करके दे सकता है, मैक्सिमम निकाल सकता है, मिनिमम निकाल सकता है। तो इतने सारे एरे और लिस्ट के मेंबर का एक वैल्यू निकालने को हम रिड्यूस कहते हैं। ये मैप है, मैपिंग करना, और ये रिड्यूस होना। तो इसे जो आज के दौर में मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क, जिसको मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क है, इसको ये जो प्रोग्राम जो इस तरीके से लिखे गए हैं जिसमें दो टाइप के ऑपरेशन होंगे आपके मैप और रिड्यूस, वो आराम से आप पैरेललाइज कर सकते हैं, पैरेलली चला सकते हैं। बहुत सारे जो कंप्यूटेशन क्लस्टर्स हैं उसमें पैरेलली चला सकते हैं, और यही आज के मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क है जिसको हम गूगल का हडूप भी कहते हैं। बल्कि हडूप तो पहले आया था, हडूप तो और आज वो गूगल के पास है। तो आज भी फंक्शनल प्रोग्रामिंग की तरफ लोगों का बहुत ध्यान है, और इसका मेन उपयोग ये है कि आप बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी कर सकते हैं जिसमें आपको फंक्शन को ज्यादा तरजीह देनी है। और एक बार अगर आपने बना लिया इसको, तो बड़ी बात है कि वो प्रोसीजरल प्रोग्राम से या प्रोसीजरल लैंग्वेज के इंप्लीमेंटेशन से कम वर्क फ्री होगा। रिकर्सिव डेफिनेशन। अब रिकर्सिव डेफिनेशन क्या हुई? रिकर्सिव डेफिनेशन हम थोड़ा देखिए, डेफिनेशन जो कि रिकर्सिव है, इसको हम आगे बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं जब हम स्टैक, हीप, ट्रीज आदि इत्यादि देखेंगे। तो ऐसा करेंगे, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्ट्रिंग है और हम चाह रहे हैं कि, और बोल रहे हैं कि अ स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स लोअर केस के क्या हो सकते हैं, या तो एम्प्टी स्ट्रिंग होगी या स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक, यानी कि अ लेटर फ्रॉम ए टू जेड फॉलोड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स। एम्प्टी भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। यानी कि आपका ये जो केस 1 है, एम्प्टी स्ट्रिंग, ये क्या है? ये बेस क्लास है, और ये बेस क्लास इसका एंड होता है। यानी कि आप ए लिखेंगे, ए बी लिखेंगे, ए बी सी लिखेंगे, लेकिन एंड पे अगर लेफ्ट में आएंगे तो कहां पर आना पड़ेगा आपको? एम्प्टी पे, और एम्प्टी टर्मिनेटिंग कंडीशन है। तो इसे हम रिकर्सिव डेफिनेशन कहते हैं। चलिए एक और लेते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, यानी कि n+1। अब 0 n+1, यानी कि एक 0 है, दूसरा n+1, अगर n की जगह 0 रखूं तो क्या आएगा? 1। फिर अगेन मैं n की जगह 0 रखूं तो 1+1 1, फिर 1 यहां रखूं, 0 रखूं तो 1। तो देखिए कैसे बन रहा है, 0+1 1, 1+1 2, और 2+1 3, और 3+1 4। तो देखिए 4, अगर आपका आंसर 4 आ रहा है तो एक्चुअली में हो क्या रहा है? ये रिकर्सिव डेफिनेशन है जो हमने यहां पर डिफाइन किया। पैलिंड्रोम देखिएगा, पैलिंड्रोम क्या है? पैलिंड्रोम या तो एम्प्टी स्ट्रिंग है, या कोई एक लेटर है, या फिर XPS टाइप का लेटर है। XPS क्या होगा? यहां पर सेम होगा, यहां पर सेम होगा, बीच में कोई भी लेटर होगा। ये P अगेन XPS होगा। तो इसमें 2 बेस केसेस हैं आपके। तो तीसरा केस है वो तो आपका रिकर्शन है, लेकिन जो एम्प्टी है और सिंगल लेटर है ये आपके बेस केस है। और आपका पैलिंड्रोम होता क्या है? जिसको आगे पीछे आप पलट दें तो वो सेम ही दिखे। जैसे मलयालम, एक जो हमारी लैंग्वेज है, वो आपकी पैलिंड्रोम है। अब थोड़ा और आगे बात करते हैं। जैसे आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है,
ये देखिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके सामने है। आपकी जो मैथमेटिक्स की अगर आप रिकॉल करें तो ये आपको देखते ही साथ एकदम सही एक्सप्रेशन दिखेगा, जबकि ये आपको सही एक्सप्रेशन नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि 2 इन 2 है। अब इसको डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे? हम रिकर्सिवली कॉल करेंगे कि फंक्शन लीगल है, ये कोई भी एक नंबर हो लीगल है, कोई वेरिएबल हो वो लीगल है। अगर इस फॉर्म में HAI प्लस HBI, जहां पर HAI भी लीगल होना चाहिए और HBI भी लीगल होना चाहिए। अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं इन दोनों का, तो ये इन दोनों में ये दोनों, ये और ये दोनों भी आपके लीगल एक्सप्रेशन होने चाहिए। अब देखिए ये बात करते करते हम कहां पर आ गए? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पे। आप ऑटोमेटा में कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को बहुत पढ़ेंगे और मैं बस ये बताना चाहता हूं हम किस तरीके से एक रिकर्शन के तौर पे रिकर्शन को यूज करते करते यहां तक आ गए। मैं आपको एक प्रोग्राम बताता हूं, एक टूल बताता हूं, बाइसन। ये बाइसन जो है इसका जो नया वर्जन है वो YACC का। तो ये बाइसन है क्या? ये रिकर्सिव डेफिनेशन को यूज करता है और ये सी कोड को जनरेट कर देता है। अगर इनपुट्स आपने दिए हैं और वो डेफिनेशन को कंफर्म कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो ये सी कोड आपको जनरेट करके दे देगा। इससे और अच्छी बात क्या चाहिए? इनफैक्ट आप C++ दोनों का ही कर सकते हैं रिकर्सिव डेफिनेशन से। और इनफैक्ट लास्ट में ये बताना चाहता हूं कि इसी तरीके से तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी बनती है रिकर्सिव डेफिनेशन से। खासतौर पे आप इसको ऑटोमेटा थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये बात हुई हमारे रिकर्सिव और रिकर्शन की। मैं इसको समाप्त करता हूं रिकर्शन को अभी, लेकिन आगे जब भी हम और बड़े डेटा स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो उसमें रिकर्शन कहीं ना कहीं आएगा। तो क्योंकि हम रिकर्शन पढ़ चुके हैं तो जैसे ही वो करेंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि मैं ये मेमोरी एलोकेशन और रिकर्शन क्यों इतना ज्यादा बता रहा हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।